हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, मूल कॉन्सेप्ट पूरा कर दिया। बेसिक डेफिनेशन से लेके अलग अलग टाइप के जितने भी मोल के टर्म्स थे वो सारे टर्म्स हमने खत्म कर दिए। टर्म्स खत्म होने के बाद हमने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लिए, एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से डिराइव होता है वो पढ़ लिया। देन आफ्टर डिफरेंट टाइप्स के कंसंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ लिए और वो अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स के हमने अलग अलग फार्मूला भी डिराइव किए, इंडिविजुअल रिलेशन भी डिराइव किया। वहां पे वो जितने भी रिलेशन हम डिराइव किए थे वो सारे रिलेशन को मैं सिर्फ एक बार रिकैप करवा देता हूं। बाकी जो हमारा आज का सेशन है उस सेशन के अंदर हम न्यूमेरिकल पोर्शन करने वाले हैं। जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो आज और एक नेक्स्ट लेक्चर होगा, एक और नेक्स्ट लेक्चर होगा, 2-3 लेक्चर लगेंगे, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले, ठीक है। और हर लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो आपको होमवर्क में दूंगा, जो आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो। रेडी, चलिए सबसे पहले तो रिकैप कर लेते हैं फॉर्मूलाज को। स्ट्रेंथ से चालू करते हैं। अलग अलग टाइप के फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे डिस्क्राइब कर दिए, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट हमें न्यूमेरिकल की ओर जाना, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। एक बात जो आपको खास याद रखनी है वो ये, जो पिंक कलर का यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो एक्चुअली में जब मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के कंसंट्रेशन टर्म्स का इनिशियल लेक्चर पढ़ाया, मे बी लेक्चर नंबर 9 और 10, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जब डिस्कस करते हैं, जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करते हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो वो दोनों के अंदर हमने अलग अलग टर्म्स को लिखा था। एक कोई वॉल्यूम बेस्ड था और कोई मास बेस्ड था। क्लियर ना, चेंज नहीं हो सकता, वो सारे मास बेस्ड था, वॉल्यूम बेस्ड था, वो चेंज हो सकता था। रेडी, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि जब आप इंडिविजुअल चेंज करते हो, जैसे कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, तो ये सब इंडिविजुअल चेंज हुआ, मतलब कि अंदर से आप उसको चेंज करते हो तो आपको कोई नए फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म टू टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स अगर कोई रिलेशन डिराइव करते हो या इंडिपेंडेंट टू डिपेंडेंट टर्म का कोई रिलेशन डिराइव करते हो, तब आपको एक बाहर से एक नए फैक्टर की जरूरत पड़ेगी और वो फैक्टर मैंने आपको बोला था डेंसिटी। क्लियर ना, बस वो डेंसिटी वाले जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला आपको वो याद रखने हैं, वो खास मैं आपको याद करवाऊंगा और वो करने ही है किसी भी कंडीशन पे, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जब उसका टाइम आएगा। देख लेते हैं, सबसे पहले जो हमने पढ़ लिया वो स्ट्रेंथ पढ़ लिया था, वेट पर लीटर वॉल्यूम। क्लियर ना, डिफरेंट वेट पर लीटर वॉल्यूम। देन आफ्टर स्ट्रेंथ का ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया था डिराइव करके कि नॉर्मलिटी के साथ स्ट्रेंथ क्या रिलेट करता है और स्ट्रेंथ जो है वो मोलारिटी के साथ क्या रिलेट करता है। क्लियर ना, सबसे पहला रिलेशन है नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ के बीच में, देन आफ्टर मोलारिटी और स्ट्रेंथ के बीच में। ये सारे फॉर्मूला एक बार लिख देना बिना देखे, और अगर लिख दिया है आपने यहाँ पे, क्लियर, तो ये सारे फॉर्मूला को किस तरीके से डिराइव किया गया है वो सारी बातें एक बार दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप क्या न्यूमेरिकल पोर्शन कर पाओगे, ठीक है। चलिए, देन आफ्टर परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम। एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैंने नहीं लिखा क्योंकि सेम बातें हैं, सेम पीपीएम के लिए सिर्फ मैंने एक ही लिखा है वेट बाय वेट, जिसमें एक चीज मैंने आपको याद करवाई थी कि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट वो ऑलवेज ऊपर रहेगा, नीचे जो है वो या तो सॉल्यूशन आएगा या तो सॉल्वेंट आएगा, और सॉल्वेंट वाला केस एक ही था। कौन सा केस था? वो था मोलालिटी। क्लियर ना, मोलालिटी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। रेडी, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। और ये परसेंट फॉर्म है, परसेंट, सेंट इन द सेंस सेंटी, मतलब कि क्या 100, और ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन है, मिलियन मतलब 10⁶, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, तो 10⁶, ये कितना है 10⁶, पार्ट्स पर मिलियन यानी 10⁶, परसेंट यानी 10⁻², यानी कि 100। क्लियर, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमने मोल फ्रैक्शन का डिराइव किया था। मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगी, ध्यान रखना। जो भी काम के इन शॉर्ट फॉर्मूला है वो मैंने पहले लिखे हुए है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपाउंड का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना रहता है 1, यानी कि जहां पे मैं ए की बात कर रहा हूं, ए की वो मेरा क्या है सॉल्यूट, और जहां पे मैं बी की बात कर रहा हूं वो मेरा क्या है सॉल्वेंट। क्लियर ना, यानी पूरे सॉल्यूशन के अंदर ये जो दो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, उन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन, वो मोल फ्रैक्शन का टोटल क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन का टोटल क्या रहता है 1। क्लियर ना, फिर इसके डिपेंडेंसी पे हम आगे फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं, मैं अगर XA मुझे कोई सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मैं उसको 1 -
एक्स भी लिख सकता हूं, यानी कि सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को मैं 1 से निकाल दूं तो मुझे अपने आप वो मिल जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला दिमाग में रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे फॉर्मूला को मर्ज करके फॉर्मूला हमें, माफ कीजिए, जो सॉम्स है या न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देन एक्स ए का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है, तो वो मैंने लिख दिया है किसी एक कंपाउंड, यानी कि मैं अगर सॉल्यूट की बात कर रहा हूं, मुझे सॉल्यूट ए माने सॉल्यूट के मुझे अगर मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो उसके मोल फ्रैक्शन के लिए मेरा फार्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब क्या, टोटल मोल मतलब Na प्लस Nb, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उन दोनों का टोटल क्या कहा जाता है, Nt, यानी कि टोटल मोल। क्लियर, ये ध्यान रखना। वैसे यहाँ पे कोई भी, जैसे को भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन इन एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन, तो क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा, लेकिन ये सब रिकैपिचुलेशन है, मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी है एक्चुअल में, लेकिन ये रिकैप करना है आपको, अभी हम सम करने वाले, तो सारी बातें आपके दिमाग में अभी होनी चाहिए। सो मोलालिटी, उसके बाद मोलालिटी का फॉर्मूला ये देखिए, ये मोलालिटी है, इसलिए दोनों को मैंने साथ में लिखा है, मोलालिटी एंड मोलारिटी, दोनों में फर्क है, एक टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म है, एक टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। क्लियर, तो मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट मतलब आप मास भी लिख सकते हो, कई सारी बुक में मास भी दिया है। सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या मॉलिक्यूलर मास, ये कैपिटल एम, यहां कैपिटल एम कर देता हूं, आप इसके आदि हो, कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूट मतलब कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर, अगर एक ग्राम में है तो। फिर उसके बाद मैंने मोल फ्रैक्शन का और मोलालिटी का रिलेशन भी डिराइव करवाया था, रिलेशन हमने डिराइव किया था, याद करो, हमने एक सम किया था, वो सम के डिपेंड्स में मैंने आपको ये चीज डिराइव करवाई थी। यहाँ पे मैंने xb की जगह पे क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था 1 माइनस xa, लेकिन ये तो वही हो गया ना, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला साइड से लिखा भी है। अगर मैं यहाँ पे xb को सब्जेक्ट बनाता हूं तो xb क्या बनेगा, xb is equal to 1 minus xa, डन, xb is equal to 1 minus xa, रेडी। तो वो यहाँ 1 minus xa की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, xb, 1 minus xa की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, xb, डन। नाउ देन आफ्टर मोलारिटी, वो तो आपको पता है, क्लियर, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट इन, सॉरी वॉल्यूम इन ml। अगर ये लीटर में है तो ये 1000 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये ml में है तो 1000 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया। चलो नॉर्मलिटी, सेम नॉर्मलिटी को तो हमने एक्चुअल में डिराइव किया था, ये तीन फार्मूला, मोलारिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी का भी यहाँ पे लिखा है, देखिए उसका भी मैंने आपको एक शॉर्ट यहाँ पे लिखा है, चलो मैं लिखवा देता हूँ साथ में। क्लियर, मोलारिटी के लिए हमने क्या लिखा था, मोलारिटी मतलब क्या, मोल पर लीटर वॉल्यूम। क्लियर ना, मोलारिटी मतलब क्या लिखा था, मोल पर लीटर वॉल्यूम। देन आफ्टर नॉर्मलिटी के लिए मैंने क्या लिखा था, इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम, क्या लिखा था, इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम। और फॉर्मालिटी के लिए मैंने क्या लिखा था, फॉर्मालिटी के लिए 4 मोल Fn, 4 मोल पर लीटर वॉल्यूम। क्लियर ना, रेडी। ये तीन एक्चुअल में सेम ही है, पर थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, यहाँ पे मोल की बात होती है, यहाँ पे पूरा मोल कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे पूरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा बैक जाइए, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का पूरा एक लेक्चर बनाया है मैंने, नॉर्मलिटी का एक पूरा लेक्चर बनाया है, जिसके अंदर मैंने इक्विवेलेंट मास भी समझाया है, एन फैक्टर के बारे में भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है। क्लियर, एंड फॉर्मालिटी तो 4 मोल पर लीटर वॉल्यूम। फॉर्मालिटी जो है वो एक्चुअल में 12th में जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा काम में आएगा, 12th के अंदर जब आप सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन चैप्टर, तब उसके अंदर ये बहुत ज्यादा काम में आएगा, इस बात को ध्यान रखना खास, ठीक है। सो उस दिनों के फॉर्मूला, जो डिटेल फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। अब एक खास इंपॉर्टेंट बात, पहले तो ये चीज समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो है बीच वाला फॉर्मूला, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन मतलब कि किसी वॉल्यूम, किसी भी प्रकार का मैंने वॉल्यूम लिया हुआ है, 1 लीटर 2 लीटर कितना भी लिया है, क्लियर, और वो वॉल्यूम के अंदर अगर मैंने बहुत सारे कंपाउंड को मिक्स किया है, जैसे कि मैंने 2 कंपाउंड की बात की, मैंने 2 कंपाउंड, मोर देन 1, 2 कंपाउंड मिक्स किए हुए, तो उनका जो अलग अलग मोलारिटी का वैल्यू होता है वो लिखा है, देखिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये चीज बहुत काम में आएगी आपको, बहुत ही ज्यादा। 2 अलग अलग मोलारिटी दी होगी, 2 अलग अलग वॉल्यूम होंगे उसके, इन शॉर्ट ये 4 में से 3 आपको वैल्यू दे दी होगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर ये 4 में से 3 वैल्यू होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब कि आपको ढूंढनी होगी तीसरी वैल्यू, 2 दी होगी,
डायरेक्ट 2-3 दिन दे दी होगी, क्लियर। उसमें से चौथी वैल्यू आपको ढूंढनी होगी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और यही चीज मैंने जगह के लिए जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा है, या यही चीज आप लिख सकते हो नॉर्मलिटी के लिए, n1v1 n2v2, क्लियर। n1v1 n2v2, इस बात को ध्यान रखना खास। चलिए अब ये दोनों फॉर्मूला जो है मेन बात करते हैं। अब सबसे पहली बात आप लोग क्वेश्चन करो उससे पहले कि ये जो है वो दोनों फॉर्मूला वो आपको बिना किसी साबिती के, बिना किसी प्रूफ के क्या करना है, फिलहाल के लिए आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसका भी रिलेशन है, ये भी डेरिवेशन है, ये भी डिराइव हुआ है, बराबर। और उसका डेरिवेशन समझ के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें टर्म्स समझ में आना चाहिए। ये दोनों ऐसे फॉर्मूला है जो अगर आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंस टर्म टू टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म की ओर जाते हो तो डेंसिटी नाम का एक फैक्टर जो होता है उसको आपको बीच में लाना पड़ता है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। वो क्या है देखिए, मोलारिटी इज इक्वल टू x into d into 10 divided by ma in the sense molecular mass of solute, molecular mass of solute, ready, molecular mass of, ये लिख देता हूं आपको पता चल जाए, molecular mass of solute। चलिए क्या है फॉर्मूला, ये थोड़ा समझना है ये फॉर्मूला। इफ solute is in x% weight by weight, अगर आपको कोई भी सॉल्यूट है, कोई भी प्रकार का सॉल्यूट दिया, NaCl फॉर एग्जांपल, वो कोई भी परसेंट x% वेट बाय वेट अगर है तो मोलारिटी, समझना क्या, मोलारिटी एंड डेंसिटी के बीच का रिलेशन है। ये क्या है, मोलारिटी एंड डेंसिटी के बीच का रिलेशन है, पर एक्चुअल में तो रिलेशन किसका है, मोलारिटी एंड परसेंट फॉर्म वाला, मोलारिटी एंड परसेंट फॉर्म का, क्लियर, रेडी। ये ध्यान रखना खास मिस्टेक ना हो। एंड नेक्स्ट वन इज द मोलालिटी, मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में क्या डिफरेंस रिलेशन है, then molarity upon density minus molarity into molecular mass of solute, clear। ये दोनों आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए एक्सेप्ट करना है और इसको मगअप कर लेना है। ये आपको मगअप करना है क्योंकि इसकी सीधी वैल्यू दी जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, इसकी वैल्यू सीधी दी जाती है, बाकी कोई इसके अंदर नया कुछ करना नहीं होता, ठीक है। तो फॉर्मूला का रिकैपिटुलेशन हो गया है, फटाफट से आप लोग इसको एक बार लिख लो, याद कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल की ओर जाते हैं, फटाफट से लिख लो। चलिए बच्चों न्यूमेरिकल्स की ओर जाते हैं। दो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो भी है दोनों वो एमसीक्यू टाइप में लिखे हैं। एक्चुअल में इससे क्या होगा, आपसे आपकी जो है दोनों साइड से प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे जाने वाले वही क्वेश्चन आपको जी में भी आने वाले, नीट में भी आने वाले, और आपके इवन गुजरात बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो गुजकेट में भी आने वाले, क्लियर। तो मैं उसको ऑप्शनल वे से ही पढ़ा रहा हूं पहले से, इसमें तुक्का नहीं लगाना है, आपको प्रॉपर सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको आंसर लाना है, ठीक है। हमारी जो सिस्टम है वो सिस्टम ऐसी रहेगी, मैंने यहाँ पे पहले ये सब लिख दिया है, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, उसके बाद आपको वीडियो पुश करना है, और वीडियो पुश करने के बाद आपको खुद से गिनने की ट्राई करनी है। ट्राई करने के बाद वो आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे आप लोग, और फिर जब मैं आंसर लेके आऊंगा तब आप उस आंसर से अपना आंसर जो मैच करवाओगे, ठीक है, तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। इस बात का ध्यान देना खास, क्लियर, तभी कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को कि मेरा आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। वरना यही बात बनेगी कि आपने आया, देखा, समझा और चले गए, लेकिन इसके दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ठीक है। जितना खुद से करने की ट्राई करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, रेडी। इनिशियल स्टेज पे मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, देन आफ्टर आप खुद क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने की ट्राई कीजिएगा, डेटा किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं वैसे, ठीक है। शुरुआत में हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन आफ्टर धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ओके। चलिए चालू करते हैं। What will be the molarity of solution? सबसे पहले तो यहां तक रुक जाते हैं। What will be the molarity of solution? मतलब कि क्वेश्चन के अंदर मोलारिटी है वो ढूंढनी है। डेटा पहले आइडेंटिफाई करना सीख लो। जितना आप लोग इवन फिजिक्स के अंदर भी आप लोग डेटा आइडेंटिफाई जितना ज्यादा करोगे, जितना आप डेटा बना दोगे, उतना ही आपके लिए फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करना ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। चलिए, which contain 5.85 gram of NaCl per 500 ml solution, means 5.85 ग्राम NaCl, NaCl जो है वो NaCl क्या होगा, सॉल्यूट होगा, सीधी बात है कि 500 ml सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर उन्हें NaCl डाला है इतना तो वो क्या है, सॉल्यूट होगा, और वो ग्राम में मतलब उसका वेट दे दिया। सो WA शॉर्ट में ही चालू करेंगे हम। A मतलब मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूं, A मतलब क्या होगा मेरा, A मतलब होगा सॉल्यूट, क्या होगा, सॉल्यूट, और B मतलब मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट, क्या होगा, सॉल्वेंट, क्लियर। कोई पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, माफ कीजिए, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। बाकी अगर डाइल्यूशन वाले केस है, मैंने आपको फॉर्मूला अलग से लिखवाया था डाइल्यूशन वाला,
तो उसमें m1v1 आएगा, m2v2 आएगा, देन n1v1 आएगा, n2v2 आएगा, ठीक है, वो अलग बात रहेगी। चलिए सो WA फिलहाल चलो आपको पता है इसलिए मैं लिखता हूं कि भाई WA मींस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट 5.85 ग्राम, और वो सॉल्यूट उसका नाम भी लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, कौन सा, NaCl। so weight of NaCl also given, clear, weight of NaCl also given। now NaCl per 500 ml सॉल्यूशन, मतलब कि वॉल्यूम दे दिया किसका, वॉल्यूम दे दिया सॉल्यूशन का, कितना 500 ml, कितना दे दिया 500 ml। देखिए मोलारिटी ढूंढनी है, वेट पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप लोग एक चीज सीखे मोलारिटी का फॉर्मूला, क्या, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम। शुरुआत में मैं न्यूमेरिकल इसलिए स्लो करवा रहा हूं, फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी और बढ़ानी ही है, क्योंकि जी के अंदर बहुत कम टाइम के अंदर आपको एमसीक्यू सोल्व करने रहेंगे, नीट के अंदर भी। चलिए सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोल मतलब क्या, गिवन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर, रेडी ना, ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कौन सा सॉल्यूट है, NaCl, कौन सा सॉल्यूट है, NaCl, मॉलिक्यूलर मास भी किसका आएगा, NaCl का, रेडी, इनटू नीचे वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन वॉल्यूम तो किस में दिया है, ml में, तो मैंने आपको चीज बताई थी, अगर ml में है तो आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दो चीज कर सकते हो आप, या तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, या तो इसको यहाँ पे रख रहे हो तो यहाँ पे 1000 लिख दो, ठीक है, सिंपल। चलिए अब NaCl का पहले तो मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, तो उसको साइड में निकाल लेता हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। अब देखिए जनरली केसेस के अंदर मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको जो भी कंपाउंड है आपके पास, उनका जो इंडिविजुअल एटॉमिक रेशियो है, यानी माफ कीजिए इंडिविजुअल एटम जो उसके अंदर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे Na और Cl दो है, तो Na का और Cl का दोनों का एटॉमिक मास 99% केसेस के अंदर आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं, याद कीजिए मैंने आपको इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट में मॉलिक्यूलर मास का एक अलग से लेक्चर बना के दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि कुछ मॉलिक्यूलर मास आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, आपके लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसके अंदर NaCl था। जिन बच्चों ने NaCl का मॉलिक्यूलर मास याद कर लिया है उनको पता ही है कि 58.5 ग्राम पर मोल आता है, रेडी। पर अगर कैलकुलेट करना है तो फिर से एक बार बता देता हूं, जितने एटम है इंडिविजुअल उसकी अमाउंट के साथ उसका टोटल कर दो, इसका एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, टोटल कर दो, आ जाएगा मेरे पास 58.5 ग्राम पर मोल, क्लियर ना, ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर मास मेरे पास आ गया। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, मोल माफ कीजिए वेट ऑफ NaCl कितना दिया है, ये रहा 585 में लिख रहा हूं, क्योंकि पॉइंट जो है उसको कट करके नीचे लिख देता हूं 100। चलिए इनटू 1000 तो था ही, मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, उसको मैं 585 लिख देता हूं, 585, एक जो जीरो बचा उसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500, रेडी। देखिए वैल्यू पुट किए, वो एक बार समझ लीजिए क्या किया है, 585 अपॉन 100 वो क्या है मेरा वेट, देन 1000 तो पहले से था, ये जो है वो मेरा क्या है, मेरा वॉल्यूम, और मॉलिक्यूलर मास कितना है ये, रेडी, ये मॉलिक्यूलर मास है, ओके। समझ में आई बात, सिर्फ डिवाइड का डिवाइड ऊपर लिखा है, डेटा आइडेंटिफाई पहला सम है इसलिए सारी बातें बता रहा हूं, धीरे धीरे आपको खुद में समझ में आ जाना चाहिए कि सर ने कैलकुलेशन कैसे की है। चलिए सबसे पहले जो कट होता है उसको कट कर देते हैं, ये 2 0 कट हो गए, 2 0 कट हो गए, यहाँ से भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, क्लियर ना। चलिए ये भी कट हो गया, रेडी, समझ में आई बात। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5, क्लियर। देख लीजिए जो भी हमको कैलकुलेट करना है वो हमको दे दिया गया है, क्या, मॉलिक्यूलर मास, पहले तो वेट हमने लिख दिया, कितना वेट था मेरे पास 585 ग्राम, तो 585 अपॉन 100 लिख दिया, देन 1000 लिख दिया, नीचे मॉलिक्यूलर मास 585 पर डिवाइड बाय 10 तो वो भी लिख दिया, रेडी। नीचे जो ml का जो सॉल्यूशन था वो भी मैंने लिख दिया 5, जितना भी कट हो सकता था सब हमने कट कर दिया। आंसर कितना निकल के आ गया मेरे पास 1/5 इसके साथ जो भी आंसर है उसके साथ मैचअप कर लीजिए, तो 1/5 का आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। देखिए जिनको पता है वो डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन 1/5 को साइड में बिना झिझक के कैलकुलेशन कर लेनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं होगा तो बिना झिझक के ऐसे कैलकुलेशन कर ही लो, क्लियर।
क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट के डिफरेंस के कारण भी आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बराबर। तो पता चल गया भाई 0.2 ढूंढ लो, यहाँ पे क्या ये रहा, मेरा आंसर निकल के आ गया सी, 0.2 मोल पर लीटर। कितना आ जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन, एक बार रिकैप कर लेना। अब ये आंसर जो आप पहले कैलकुलेट किए थे और आपने जो कमेंट सेक्शन में लिखा था उसके साथ मैचअप कीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर जो करवा रहा है उसके साथ में जा रहा हूं, मैं बैक नहीं हूं। चलिए इफ 500 नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 500 ml of 5 molar solution of if 500 ml of 5 molar solution is diluted to 1500 ml, क्लियर? समझो क्या है समझो क्वेश्चन, समझो 500 ml सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया किस में, 1500 ml सॉल्यूशन में। तो माफ कीजिए 500 ml सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है 5 मोलर। 5 मोलर सॉल्यूशन जब 500 ml था उसके अंदर मैंने और ज्यादा क्या डाल दिया, 1000 ml ज्यादा डाल दिया, मतलब कितना बना दिया 1500 ml कर दिया, 1500 ml। तो उस वक्त व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, उस वक्त मोलारिटी क्या होगी। समझो क्वेश्चन थोड़ा समझो तो भी आपको दिमाग में बैठ जाएगा। खुद से आंसर पहले लाओ, उसके बाद मैं जो करवा रहा हूं उसमें ध्यान देना। चलिए जैसे ये मेरे पास बीकर है, ठीक है ना, समझना थोड़ा क्वेश्चन जो दिया वो समझ लेते। उसके अंदर कितना सॉल्यूशन मेरे पास है, ये बीकर के अंदर मेरे पास जैसे कि कितना है 500 ml मेरे पास सॉल्यूशन है, कितना है 500 ml सॉल्यूशन है। अब उस वक्त उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 5 मोलर, कितनी है 5 मोलर। मतलब इनिशियल स्टेज के लिए मैं वॉल्यूम उसको V1 कहता हूं, कितना है मेरे पास 500 ml। और सेकंड स्टेज के लिए मैं कहता हूं मोलारिटी मेरे पास M1, कितनी है मोलारिटी मेरे पास 5 मोलर, ठीक है। चलिए नाउ सेकंड केस, अब इसके अंदर मैंने और ज्यादा 1000 डाल दिया, क्या और ज्यादा 1000 ml सॉल्यूशन डाल दिया और कितना बना दिया 1500 ml, कितना बना दिया 1500 ml। यानी कि मेरा जो वॉल्यूम पहले 500 था वो बढ़ के कितना हो गया 1500, मतलब V2 हो गया कितना 1500, बराबर। चलिए अब 500 ml था तो 5 मोलर था, तो 1500 है तब कितने मोलर होंगे वो ढूंढना है। मतलब कि पहले केस में 500 में 5 मोलर था तो V2 के अंदर M2 कितना होगा। V1 के लिए M1 था तो V2 के लिए M2 कितना होगा। अब ये चीज तो मैंने आपको फिलहाल लिखवाई दी थी, अगले सेशन में सीखा हमने क्या कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे M1 V1 is equal to M2 V2, यानी कि ये जो है वो कंबाइंड कांस्टेंट रेशियो है। रेडी ना, रेडी, समझ में आई बात। M1 by M2 is equal to V1 by V2। सो सारी वैल्यू रख देंगे। मैंने आपको तभी एक चीज बताई थी क्या कि या तो आपको 3 वैल्यू डायरेक्ट वे से दे देंगे या तो आपको 3 वैल्यू इनडायरेक्ट वे से दे देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट वे में दे दी है, यहाँ पे डायरेक्ट वे में दे दी है कि भाई ये 3 है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 2 वैल्यू दी होगी और तीसरी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी रहेगी, तो करना है। वैसे वैरायटी वाले सम भी हम करेंगे, टेंशन मत करो। चलिए मोलारिटी कितनी है 5, V1 कितना है मेरे पास 500, मोलारिटी M2 मुझे ढूंढनी है और वॉल्यूम मेरे पास कितना है 1500। चलिए 1500 का जो 2 जीरो था वो तो कट हो गया, रेडी। 5 से कट कर दो 3 आ जाएगा और ये M2 वाले 3 को डिवाइड में लेता हूं 5/3 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा M2 5/3 यानी 3 डिवाइड बाय 5 1 जा 3 2.0 3 जा 18 2 0 3 जा मतलब चलता रहेगा 1.66, यानी मोलारिटी कितनी आई मेरे पास 1.66 मोलर। कितना आया 1.66 मोलर है क्वेश्चन में, ये रहा बी 1.66 मोलर। सिंपल है कि नहीं, बहुत इजी रहता है। लेकिन कब, जब आप खुद से डेटा आइडेंटिफाई करोगे और खुद से सम को गिनने की ट्राई करोगे तभी। देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया, डेटा समझाया, उसके बाद सारे फॉर्मूला डिराइव किए, हमने आंसर लेके आ गए हम। पर कभी कभी ऐसा होगा कि आप खुद करने बैठोगे तो आप कंफ्यूजन में रहोगे सर कहां पे मैं अटक रहा हूं। तो पहले खुद करने की ट्राई करो। जैसे कि आप ये स्टेप पे आप अटक गए कि सर इतना तो मैं सोच ही नहीं पाया कि इसके अंदर एक्चुअल में इतना इजी फॉर्मूला लगता है, मैं अलग अलग चीजें सोचने लगा।
तो धीरे 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 जितना सॉल्यूशन करोगे, जितने अलग अलग टाइप के वैरायटी वाले सम करोगे, उतना ही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और हम करेंगे, टेंशन मत लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग वैरायटी वाले सम करते हैं। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जगह पे अंडरलाइन किया और बॉक्स बनाया है, वो आपके लिए है समझना। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये इसलिए डबल लाइन दी है क्योंकि ये जो चीज है वो आपको कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देंगे, आपको पता नहीं, बताया नहीं जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो जो बच्चे होनहार है उनको तो पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला ये बनता है, लेकिन जिनको पता नहीं वो लोग याद कर लीजिए क्योंकि 10th में भी आ गया है। ठीक है ना, सो ग्लूकोज C6H12O6 इन ब्लड 0.9, ब्लड का फॉर्मूला बहुत पूछना क्योंकि ब्लड का कोई फॉर्मूला है नहीं, उसकी जरूरत भी हमें नहीं है। 0.9 ग्राम पर लीटर। क्लियर, तो वो जो डेटा है उसको थोड़ा समझिए कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, 0.9 ग्राम पर लीटर, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज, ब्लड एक सॉल्यूशन हो गया, ब्लड और ग्लूकोज, उसमें ब्लड एक सॉल्यूशन हो गया जिसके अंदर ग्लूकोज है, बस कुछ नहीं होता बच्चों। डेटा को आइडेंटिफाई ऐसे ही करना है, डेटा आइडेंटिफाई करो, फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्या दिया गया समझिए, 0.9 ग्राम पर लीटर वॉल्यूम किसका है, ब्लड का, और उसके अंदर क्या डाला गया है, 0.9 ग्राम ग्लूकोज, मतलब कि डेटा के अंदर क्या दिया गया है, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया गया है, 0.9 ग्राम। ठीक है ना, बस ये समझना है, अलग से निकालना है। रेडी, और वॉल्यूम पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर है, मतलब कि 1 लीटर दिया गया है। देखिए एक ही डेटा में से दो अलग अलग डेटा निकल गए और वो आपको सीखना है, बराबर। चलिए, व्हाट विल बी द मोलारिटी, m, मोलारिटी हमें ढूंढनी है ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड की मोलारिटी हमें ढूंढनी है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इतना कुछ आ गया, मेन चीज यही होती है डेटा आप लोग सीख जाओ तो फॉर्मूला तो आपको आता ही होता है। देखिए, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर और व्हाटएवर, यहां पे लीटर में दिया है 1। तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है, मॉलिक्यूलर मास में यहां पे साइड में गिन लेता हूं कि भाई जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6, तो ये भी मैंने आपको जब पढ़ाया तब याद रखवा दिया था 180 ग्राम पर मोल, लेकिन फिर भी देखो इसीलिए मैंने बताया था क्योंकि जब आप क्वेश्चन जी के फेस करते हो या माफ कीजिए नीट के क्वेश्चन फेस करते हो तो उसके अंदर ये सारी चीजें कैलकुलेट करने वाली नहीं होती, क्योंकि वहां पे ये सब कैलकुलेट करने बैठोगे तो आंसर तक तो कब पहुंचोगे। तो बेटर है कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली मगअप कर लीजिए, जैसे कि कुछ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, कुछ कंपाउंड के आयोनिक फॉर्म, वो सारी बातें। ठीक है, जैसे जैसे आगे आए वैसे वैसे समझते जाइएगा। तो इसका मुझे पता है कितना है 180, लेकिन जिनको पता नहीं है वो लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 × 12 प्लस 12 × H का 1 प्लस 6 × ऑक्सीजन का 16, ये सब का मल्टीप्लाई करके टोटल जब हम करते हैं तो कितना आ जाता है 180 ग्राम पर मोल। क्लियर ना, समझ में आई बात। तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करनी है, हमें पुट कर देते हैं, कितना आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट 0.9 यानी कि 9 / 10। क्लियर ना, पॉइंट कट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना आया उसका 180 इनटू लीटर वॉल्यूम कितना है 1। सिंपल, चलिए सिर्फ क्या करना है, कट करना है, 9 2 जा, सिंपल है ना। हमें जो दिया था उसके अंदर से उसकी वैल्यू रख के हमें क्या करना है, पुट अप करना है। सो 9 2 यानी नीचे क्या आ गया 1 / 20, एक 0 रखो, एक 0, देखिए 1 माफ कीजिए 200, 0 0 2 है। क्लियर, तो इसको दो तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखिए पहले तो 1/200 यानी मतलब क्या लिख सकते हैं 1/2 × 100 डिवाइड में है। अब 1/2 मतलब क्या, 1/2 मतलब क्या 0.5 ना, और 2 0 और कट करो, 2 0 और कट करो मतलब 0.5 था, 2 0 और कट किया, आ गया कितना, ये रहा आंसर। हमें यहाँ ऑप्शन में से मिल जाएगा 0.205 सीधा। क्लियर ना, क्योंकि 2 0 कट करना पड़ेगा, है कि नहीं। सिंपल, सिर्फ नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, जो दिया था उसकी वैल्यू हमने रखी और सीधा हमारे पास आंसर निकल के आ गया, बराबर। तो ध्यान रखना है, खास मिस्टेक ना हो, क्या जो दिया था डेटा, बस ये क्वेश्चन वैरायटी, थोड़ी वैरायटी इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें एक मर्ज चीज दी हुई थी, उसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, ऐसे हर एक वैरायटी के क्वेश्चन हम करते जाएंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलालिटी, मोलालिटी स्मॉल m है, क्या है, क्या ढूंढना है, बात चल रही है मोलालिटी की, m, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस। खास ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस, कितना ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया इनडायरेक्टली मोलालिटी के लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के फॉर्म में कौन है, HCl, कितना है 18.25 ग्राम। एक ये डेटा हमें बताया गया, इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मोलालिटी याद करो बच्चों, मोलालिटी के अंदर आपको एक चीज सिखाई गई थी, सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट, उन दोनों की बातें आती थी। मोलालिटी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से अलग क्यों था, क्योंकि नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हर वक्त आता था सॉल्यूशन, हर वक्त डिवाइड में सॉल्यूशन आता था। यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह पे क्या आएगा, सॉल्वेंट। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो है वो सॉल्वेंट की वैल्यू दी हुई है आपको, वो भी वेट, नीचे हर वक्त वॉल्यूम था, नीचे इस बार क्या आएगा, सॉल्वेंट, और उसका भी क्या आएगा, वेट, तो वेट आपको दिया हुआ है। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट अलग अलग लिख दिया मैंने, कितना दिया है 5000 ग्राम। ठीक है, समझ में आई बात, डेटा दे दिया गया। अब उसके ऊपर से वैल्यू, मोलालिटी, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद करो, मोलालिटी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, weight of solute divided by molecular mass of solute into 500 ग्राम, यानी weight of solvent ग्राम में है तो ऊपर आ जाएगा 1000, सिंपल। अब इसको आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे जनरली सॉल्वेंट केजी के अंदर होता है, लेकिन हमने लिया किस में है, हमने लिया है ग्राम में, रेडी, केजी में नहीं है, हमने ग्राम में लिया है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, अब के बाद की कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आपको मुझे कहां पे देना है, कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। ठीक है, भूलना मत बच्चों, इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे चाहिए, आपको कैलकुलेट करना है और मुझे आंसर लिख के देना है। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक ना हो, इस बात का खास ध्यान रखना। ऐसे ही अलग अलग वैरायटी वाले क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे हमने अभी फिलहाल 4 क्वेश्चन किए, आज थोड़ा समझा, इसलिए नेक्स्ट लेसन के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाएंगे, और जब नेक्स्ट लेक्चर में तो बहुत सारे अलग अलग सम करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट लेक्चर, इसलिए आपको सिर्फ इतना मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये जितनी भी चीजें आप पढ़े हो, जितनी भी चीजें आपने रिकैप की है, आपको मैं फिर से बता दूं, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और उनके इंडिविजुअल रिलेशन, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो और उनके इंडिविजुअल रिलेशन और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रिलेशन जो है, वो अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि उसी के ऊपर सारे सम करने हैं। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क है वो क्या रहेगा, 2 दिन का होमवर्क यही चीज रहेगी। आपको करना क्या है, आपको क्या कि ये सारे जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसके बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको खुद से वो सारी बातें मगअप करनी है, याद करना है कौन सी चीज कहां पे आएगी, सॉल्यूट कौन ग्राम में होगा, सारी बातें। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम जब आगे के लेसन के, माफ कीजिए, आगे के लेक्चर में जाएंगे, उस लेक्चर के अंदर, यानी कि इसके बाद के लेक्चर के अंदर मैं आपको घर से कुछ अलग अलग सम करने के लिए दूंगा। आज का आपका जो होमवर्क है वो क्या है, ये 4 सम अलग अलग टाइप के हैं वो, और मेन वर्क क्या है आपका, आपको कंसंट्रेशन टर्म्स सारे के सारे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से आपको मैं न्यूमेरिकल घर पे करने दूंगा, वो भी आपको करने रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर कुछ नए वैरायटी वाले सम के साथ। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।